बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। मिनरल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। मिनरल्स जो है वो बहुत थोड़ा पोर्शन हमने कवर करना है, ठीक है। और क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक ही आता है और कभी कभी आता है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन के साथ कंबाइंड होता है। हम इसको सत्या से कवर करेंगे। अच्छा लिखा हुआ है इसमें मिनरल्स के बारे में बताया हुआ है कि आपके पास जो है ये बॉडी का बहुत थोड़ा पोर्शन बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम सबसे ज़्यादा पोर्शन 2% बना रहा है, ठीक है। और सबसे कम जो है वो कोबाल्ट बना रहा है। ये कितना दिया हुआ 0.00004, ठीक है। अब आपके पास यहाँ दिया हुआ कि ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए जो आपके पास मिनरल्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है वो क्लासिफिकेशन शो की हुई है कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। मैक्रो मिनरल्स होते हैं और माइक्रो मिनरल्स होते हैं। मैक्रो मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा बॉडी वेट 60 to 80% बना रहे होते हैं, ये आपके पास नाम दिए हुए कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और सल्फर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने। उसके बाद आते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स वो होते हैं जो बहुत थोड़ी अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ये आपके पास आगे 3 में डिवाइड होते हैं, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आपने ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है आपके पास यही है एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, और हमने यही डिस्कस करने। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स जो पॉसिबली हो सकते हैं ये हैं। नॉन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स जो एसेंशियल नहीं होते, ये वाले आपके पास हैं। एसेंशियल वो होंगे जो हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकती, और नॉन एसेंशियल वो हैं जो हमें क्या नाम है हमारी बॉडी सिंथेसिस कर सकती है। तो आपको ये दो करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इनका नाम पता होना चाहिए, एसेंशियल ट्रेस, पॉसिबली एसेंशियल ट्रेस और नॉन एसेंशियल ट्रेस। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जी क्लासिफिकेशन के टाइप्स। सबसे पहले हम आते हैं मैक्रो की तरफ, ठीक है। मैक्रो का जो आपने टेबल यहीं से याद कर लेना सारा, इस पे ही आपने जो नोट वगैरह करनी है चीज़ें, बस आपने जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स वगैरह हैं और डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो आपने अलहदा से याद करनी है। और प्लाज्मा लेवल हर एक का आपने जो है साइड पे नोट कर लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनके आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटाशियम है। इन चारों को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। मेजर फंक्शंस आपके पास बोन्स एंड टीथ का, कैल्शियम का, मसल कंट्रैक्शन है और नर्व ट्रांसमिशन है। उसके अलावा ब्लड कोआगुलेशन में भी इसका रोल है, ये मैंने साइड पे लिख लिया हुआ है। उसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम्स के लिए रोल है, ठीक है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रिलीज़ करवाने में भी इसका रोल है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा आपके पास आता है जी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का रोल इसके बोन्स और टीथ में इसका रोल है एज साथ ही कैल्शियम के साथ। उसके अलावा इसने फॉस्फेटेजेस को रिलीज़ करवाने में रोल, फॉस्फेट्स वगैरह की रिलीज़ करवाने में, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स को एंजाइम की सिंथेसिस। उसके अलावा प्रोटीन्स की सिंथेसिस और पीएच को मेंटेन करने में भी फॉस्फोरस का रोल है। मैग्नीशियम का बोन्स एंड टीथ में रोल है, ठीक है। ये तीनों का बोन्स एंड टीथ में रोल आ गया है। उसके अलावा आपने याद रखना को फैक्टर फॉर एंजाइम काइनेसिस वगैरह आपने एग्जाम्पल में याद रखने। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी इसका रोल है। सोडियम, सोडियम जो है वो कहते हैं चीफ कैटायन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखने के जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कौन सा कैटायन जो सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है वो सोडियम होता है। और जो आपके पास कैटायन इंट्रासेलुलर होता है वो पोटाशियम होता है, ये आपने याद रखना है। एसिड बेस बैलेंस में सोडियम का भी रोल है और एसिड बेस बैलेंस में पोटाशियम का भी रोल है। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी सोडियम का रोल है और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी पोटाशियम का रोल है। मसल फंक्शन में सोडियम और बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो दोनों के सेम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन का एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में रोल है। सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन के तीनों का एक जैसा फंक्शन है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। उसके अलावा HCl की फॉर्मेशन में भी रोल आ जाता है। अब आते हैं सल्फ़र। सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स वगैरह की सिंथेसिस, वाइटामिन वगैरह की। उसके अलावा आपके पास जो है वो स्ट्रक्चरली और बायोलॉजिकल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स वगैरह में भी सल्फ़र वगैरह का रोल है। उसके अलावा एक कंपाउंड होते हैं पैप्स। पैप्स मैंने जो है वो अलहदा करके लिख लिया है। पैप्स भी इंपॉर्टेंट होती है, सल्फ़र डोनर होते हैं, ठीक है। सल्फ़र डोनर होते हैं। और उसके अलावा एक एग्जांपल आपको बताना चाहिए गैग सिंथेसिस। ये गैग सिंथेसिस में भी जो है वो पैप्स का रोल होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना। अब हम आते हैं जी इनकी प्लाज्मा लेवल पे। प्लाज्मा लेवल आपको सबका पता होना चाहिए। 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है कैल्शियम का है आपके पास। 3 से 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है आपके पास जो है वो फॉस्फोरस का है। उसके अलावा 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मैग्नीशियम का है। सोडियम का 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपने सोडियम का भी लिखना है और पोटाशियम का भी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में लिखना है और क्लोरीन का भी, ठीक है। इन तीनों का आपने ऐसे याद रखना है।
क्लोरीन का 3.4 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है और क्लोरीन का 95 से 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अगर आप इनको ऐसे देखने की बजाय अगर आप देखें कि किसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आप कहें सोडियम की सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम में से किसकी ज़्यादा अमाउंट है, तो आपने कहना है कैल्शियम की ज़्यादा है, ठीक है। सल्फ़र की नहीं दी हुई इसलिए हम नहीं याद करेंगे, ठीक है। अब आपने याद रखनी है जी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आपके पास ओस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। जब हमने वाइटामिन के टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें बड़ी डिटेल के साथ रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह को डिस्कस किया था। उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, हमने कहा था न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है आपका मैग्नीशियम का, अगर वो नहीं होगा मैग्नीशियम तो न्यूरोमस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, इरिटेशन होगी। सोडियम का क्या रोल था कि ये डाइट वगैरह में वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो नॉर्मल डाइट वगैरह में इसका सोडियम का ऐसे जितना डेफिशिएंसी फंक्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम का पता होना चाहिए, मस्कुलर वीकनेस और मेंटल कन्फ्यूजन लेके आता है। क्लोरीन का भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके अलावा सल्फ़र का भी नहीं पता आपको, ठीक है। उसके अलावा आपके पास रिकमेंडेड डाइटरी लाइन्स सबकी आपने याद रखनी है, सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। सबसे ज़्यादा आपके पास जो दी हुई हैं वो सोडियम और क्लोरीन की एक जैसी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सोडियम और क्लोरीन की 5 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और पर डे है, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फोरस की सेम है, 0.8 से 1 ग्राम पर डे है, ठीक है। अब आपके पास मेजर सोर्सेज आपने याद रखने हैं, ठीक है। सल्फ़र का बस आपने एक पॉइंट ये याद रखना है कि सल्फ़र जो है वो इसकी एक्सक्रीटरी फॉर्म जो है इनऑर्गेनिक सल्फेट की फॉर्म में, ऑर्गेनिक और अनऑक्सीडाइज फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। सबसे ज़्यादा जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म में 80% तक ये एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैल्शियम मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फंक्शन सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा सल्फ़र की एक बात ये रहेगी कि मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन जो है इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। उसके अलावा अब आपके पास जो है ये फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, एक्टिवेशन ऑफ इंटरसेलुलर मैसेंजर वगैरह के तौर पर एक्ट करना, हार्मोन सिंथेसिस, सेक्रेटरी, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, आपने कैल्शियम के फंक्शंस वगैरह याद रखने हैं। बाकी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम माइक्रो को भी देख लेते हैं, एलिमेंट्स को। माइक्रो में आपके पास आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, मेलाबोडियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, सोलिनियम और क्रोमियम आता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है, जिंक इंपॉर्टेंट है और सेलेनियम इंपॉर्टेंट है, ये तीन आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब आयरन की अमाउंट 3 से 5 ग्राम होती है, ठीक है, पर डे आपको रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि कॉपर 100 मिलीग्राम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, आयोडीन 20 मिलीग्राम होता है और मैंगनीज कितना होता है, 15 मिलीग्राम होता है, जिंक 2 ग्राम होता है, ठीक है। और जिंक की एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पोस्ट्रेट ग्लैंड वगैरह के अंदर इसके अंदर रिच होता है, ठीक है, और जिंक उनके पास होता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम की 6 मिलीग्राम पर डे लिखी हुई है। अब आते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस आपके पास ये सबके सेम ही है, जिस तरह आपने ऐसा याद करने हैं। कॉपर का आपको पता होना चाहिए कि इसने हीम सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होना है। कॉपर कंटेनिंग इंजाइमेटिक प्रोटीन है हीमेटोसिटिन, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये आपने याद रखनी है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। आपने नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स वगैरह याद रखनी, कॉपर कंटेनिंग। सिंथेसिस ऑफ मेलानिन वगैरह की सिंथेसिस में, फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस में, और इसके अलावा CNS वगैरह की डेवलपमेंट और हीमोसाइनिन वगैरह की प्रोडक्शन में रोल है। आयोडीन जो है आपके पास ये जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं थायरॉक्सिन और ट्राइएडोथेरानिन। थायरॉक्सिन जो है ये नॉन एक्टिव फॉर्म है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा मैंगनीज है, मैंगनीज का आपने याद रखना है रिप्रोडक्शन में रोल है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, उसके अलावा बोन फॉर्मेशन में, हीमोसिंथेसिस में, हीम सिंथेसिस में, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह में और इन्वॉल्व होना होता है और इनहिबिट करते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन को। जिंक का हमने देख लिया पोस्ट्रेट ग्लैंड में रोल है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोल है, सेक्रीशन वगैरह ऑफ इंसुलिन वगैरह में रोल है, वाउंड हीलिंग में, रिप्रोडक्शन में, और नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन ए को मेंटेन करने में जिंक का रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गस्टिन एक प्रोटीन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के प्रोटीन फॉर टेस्ट सेंसेशन के लिए गस्टिन की सिंथेसिस भी जो है वो जिंक का रोल है। अब मेलाबोडियम का आपने याद रखना है कि ये मोबिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ कॉपर में रोल है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिक्रीज करता है इसको। कोबाल्ट आपने याद रखना है कि ये प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन में इसका रोल है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद है फ्लोरीन का इसका आपने याद रखना है टूथ डिके को प्रिवेंट करता है और इनहिबिट करता है एंजाइम्स को। सेलेनियम का आपने ऐसे चीज़ जितने भी लिखे हुए फंक्शंस ये सारे याद करने हैं। क्रोमियम का आपने एक याद रखना है कि LDL को कम करता है और HDL को ज़्यादा करता है। अब ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबके आपके पास दिए हुए हैं, इनको हम डिटेल से भी देखेंगे। आयोडीन का आपने एक याद रखना है कि इसमें एक आपके पास सिंपल और टॉक्सिक ग्वाइटर भी आ जाता है, ठीक है।
उसके अलावा आपके पास जो कोबाल्ट है उसका पॉलीसाइथीमिया भी एक डिज़ीज़ आ जाती है। उसके अलावा डाइटरी अलाउंस आपने सबकी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा इन्फेंट्स के आयरन के अंदर आपने याद रखना है कि इन्फेंट्स को जो आपके कोबाल्ट है उसके अंदर 0.5 से 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो इन्फेंट्स को ज़रूरत पड़ती है आयरन की कॉपर की, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा मेजर सोर्सेज आपको सबके पता होने चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास है प्लाज्मा कंपोजिशन 100 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपकी कॉपर की है, 4 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आयोडीन की है, और ट्रांस मैंगनीज़ जो है वो आपके पास 5 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रिक्वायर्ड होता है मैंगनीज़, और जिंक जो है वो आपके पास 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पीछे से रह गई हैं। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि डाइटरी इक्विवलेंट से हमने ये सारा देख लिया, ठीक है। उसके अलावा ये फैक्टर्स प्रमोटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 तो आप कम से कम याद रखें। विटामिन डी को प्रमोट करता है, पैराथायराइड हार्मोन इसको प्रमोट करता है, एसिडिटी जो लो पीएच है ये प्रमोट करता है, लैक्टोज प्रमोट करता है, और लाइजीन और अर्जिनिन जैसे जो है वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ जाते हैं जी जो फैक्टर्स इनहिबिट कर रहे हैं कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को। एक तो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन जो है वो फाइटेट्स वगैरह जो है ये इनोसिटोल जो है इनको प्रमोट कर, मतलब ये इनोसिटोल होते हैं ना फाइटेट्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। ये जो फाइटेट्स होते हैं ये इंसोल्यूबल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। उसके अलावा डाइटरी फॉस्फेटेज का हाई कंटेंट हो जाने की वजह से, या फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो जाने की वजह से, अल्कलाइन कंडीशन बढ़ जाने की वजह से, या हाई कंटेंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स की वजह से भी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। अब आपने प्लाज्मा लेवल जो है वो याद रखना कैल्शियम का ये। उसके अलावा आपके पास जो है वो फैक्टर्स जो रेगुलेट कर रहे होते हैं कैल्शियम। अब है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल का बड़ा रोल है कि इसने जो है वो कैल्शियम लेवल जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर देना है। इसने इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को और एज वेल एज फॉस्फेटेज को इंक्रीज़ कर देना है। उसके अलावा इससे जो है कैल्शियम अपटेक जो है वो बाय ओस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन एंड प्रमोट करना कैल्सिफिकेशन, मतलब इसने मिनरलाइजेशन और कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स को ज़्यादा करना है, मतलब इसने डीमोल्डिंग ऑफ बोन्स में रोल प्ले करना है। कैल्सीट्रायोल को हमने बड़ी डिटेल में जो है वो अपने उसमें डिस्कस किया वाइटामिन वाले टॉपिक में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन का रोल आपको पता होना चाहिए, इसने क्या करना है, इसका असल का इसके यहाँ जो आपके पास दिया हुआ है ये पैराथायराइड हार्मोन्स वगैरह जो है पैराथायराइड ग्लैंड्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसने अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देना होता है, ठीक है। इसने कैल्शियम सीरम कैल्शियम लेवल जो है उसको भी इंक्रीज़ कर देना है। उसके अलावा इसने डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स को जो है वो ज़्यादा करना है। उसके अलावा ओस्टियोक्लास्ट वगैरह की प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है, ठीक है। उसके अलावा इसने होम्योस्टेसिस जो है ना कैल्शियम की उसको मेंटेन रखने में हेल्प करनी है, ठीक है। ये भी आपके पास पॉइंट है कि इसने कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में रोल प्ले करना है। उसके अलावा किडनी में इसका काम है कि इसने किडनी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करना है। उसके अलावा इंटेस्टाइन में इसका काम है कि इसने इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम आइंस को ज़्यादा करना है। उसके बाद है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन ने जो है वो कैल्शियम आइंस का लेवल जो है ब्लड में कम करने में रोल प्ले करना है, ठीक है। इनका जो पैराथायराइड हार्मोन्स के उल्ट काम है, इन्होंने जो काम जो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा कर रहा था इन्होंने उसको कम करने में हेल्प करनी है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ देखें तो ये इन्होंने ओस्टियोब्लास्ट का लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करना है। जो पैराथायराइड हार्मोन थे उन्होंने ओस्टियोक्लास्ट का लेवल ज़्यादा किया था, इन्होंने ओस्टियोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा करना है। उन्होंने बोन रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करना है कैल्सीटोनिन को, लेकिन जो पैराथायराइड हार्मोन है उन्होंने बोन रीअब्जॉर्प्शन के अंदर इंक्रीज़ किया था। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट रेशियो आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम मल्टीप्लाई बाय फॉस्फेट जो है वो चिल्ड्रन में कितनी वैल्यू है, अडल्ट में कितनी वैल्यू है, और रिकेट्स में कितनी कम हो जाती है। उसके अलावा एक एक्सक्रीशन दी हुई है आपको, वैल्यूज़ ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास दिया हुआ है कि कैल्सिफिकेशन इन दी टीथ। कैल्शियम जो है वो कहते हैं कि अडल्ट टीथ जब एक बार हो जाते हैं ना फॉर्म तो वो डीकैल्सिफिकेशन उनकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपने याद है। डिजीज स्टेज में आपके पास हाइपर कैल्सीमिया, मतलब अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। पीटीएच मतलब थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से बोन की मेरी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सीरम फॉस्फेटेज का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, सीरम कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया आपने याद रखना है कि अगर तो कैल्शियम का सीरम लेवल जो है वो बहुत फॉल कर गया तो टेटनी हो जाएगी, बिलो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। अब इसमें हाइपो पैराथायराइडिज्म मतलब पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाएगा जिसकी वजह से जो आपका कैल्सीटोनिन है उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपने कैल्शियम को विटामिन डी के साथ देना है, तो ये जो है वो ट्रीट कर देगा इसको। उसके अलावा रिकेट्स आपने याद रखना है कि लो लेवल ऑफ विटामिन डी की वजह से होता है। लेवल ऑफ विटामिन डी कम होगा जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा होने की वजह से रिकेट्स होती है, और रिकेट्स को हमने डिटेल में विटामिन में भी डिस्कस किया हुआ है, विटामिन डी में, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद रिनल रिकेट्स है। रिनल रिकेट्स जो है वो कहते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट है, कोई भी रिनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, कैल्सीट्रायोल का लेवल कम हो जाए उसकी वजह से होता है, और आप कैल्सीट्रायोल को ज़्यादा देने की वजह से इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ओस्टियोप्रोसिस है। ओस्टियोप्रोसिस डीमिनरलाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे। मोस्टली जो ये वुमेंस में होता है, जो वो जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, ठीक है, उनके अंदर होता है। उसके अलावा आपने याद रखना कि बोन का मैस कम हो जाता है और डेफिशिएंसी ऑफ सेक्स हार्मोन्स वगैरह की वजह से होता है। एस्ट्रोजन अगर आप देंगे तो उससे इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। उसके अलावा मार्बल बोन डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओस्टियोपेट्रोसिस। इसमें क्या होगा कि बोन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बोन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर गई है, और जो रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस है ना, मतलब लो पीएच जो है वो इंक्रीज़ कर गई, कार्बोलिक एनहाइड्रेट्स का जो डिफेक्ट है वो बढ़ गया, ठीक है। और सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन, मतलब कि जो ब्रेन है ना उसके अंदर कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा उसके जो फॉस्फोरस है उसका रोल आपको पता होना चाहिए, कितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपके पास दिए हुए फंक्शंस, ये सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए थे। उसके अलावा डाइट्री में आपने याद रखनी कैल्शियम टू फॉस्फोरस 1:1 रिकमेंडेड होती है, ठीक है। उसके अलावा सोर्सेज आपके पास दिए हुए हैं। एब्जॉर्प्शन आपको दिया हुआ है कि कैल्सीट्रायोल जो फॉस्फेट अपटेक को जो है वो ज़्यादा करने में रोल प्ले करता है। एब्जॉर्प्शन कौन कौन सी चीज़ें प्रमोट करती हैं ये डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी ये दी हुई कि एसिडिटी फेवर करती है, फाइटेट्स का लेवल कम करेगी जिसकी वजह से जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब सीरम फॉस्फेटेज लेवल आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो आपके फॉस्फेट लेवल होते हैं ना, सीरम फॉस्फेट लेवल फास्टिंग के दरमियान, जो रोज़ा जो रखते हैं उसके दरमियान जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सक्रीशन आपने याद रखनी है। थ्रेशोल्ड लेवल इसका पता होना 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। डिजीज़ आपको ये सारी पता होनी चाहिए कि किस किस की वजह से जो इसके फंक्शन है उसका उल्ट हो जाएगा तो डिजीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर जो है फॉस्फेटेज का लेवल लो हो जाता है, जिसकी फॉस्फेट ऑर्गेनिक फॉस्फेट का लेवल लो और इनऑर्गेनिक का हाई हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसलिए आपने ये याद रखना है। बाकी ना भी याद रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैग्नीशियम का आपने याद रखना है। मैग्नीशियम का टीथ और बोन फॉर्मेशन में रोल है, इसकी अमाउंट आपको पता होनी चाहिए कितनी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपके पास ये सारा जो है बयान कर दिया हुआ है। उसके अलावा सीरम मैग्नीशियम आपको वैल्यूज़ की पता होनी चाहिए, 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रिक्वायर्ड होती है। डिजीज़ इसकी इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम सोडियम की तरफ। हमने इसका देख लिया था, तीफ आयन होता है। उसके अलावा इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे हमने जो है वो पीछे देख लिए हैं, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, सोर्सेज आपको पता होने चाहिए इसके। उसके अलावा प्लाज्मा सोडियम लेवल आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू। किडनी के अंदर एक्सक्रीशन आपको पता होना चाहिए। एल्डोस्टेरॉन वगैरह जो किस तरह कंट्रोल कर रहा है, स्क्रीन स्वेटिंग वगैरह। एल्डोस्टेरॉन इसके लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है, सोडियम के लेवल को, उसकी एक्सक्रीशन को, ठीक है। उसके अलावा अगर डिजीज स्टेट है जिसके अंदर जो है वो आपके पास कम हो गया सोडियम लेवल, मतलब कि सोडियम लेवल कम हो गया, तो इससे हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा कि एडिसन डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। एडिनोकार्डियस जो इंसफिशेंसी हो जाएगी। अगर तो कम हो रहा है तो उसमें एडिसन डिजीज़ है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कौन सी कुशिंग डिजीज़ होगी, ठीक है। और इसमें डिहाइड्रेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ओडीमा हो जाएगा, ओडीमा, इसमें ओडीमा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हाइपरनेट्रीमिया में आपने याद रखना है कि सीरम लेवल जो सोडियम का बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है वो यहाँ दिया हुआ है कि डिहाइड्रेशन, इसमें डिहाइड्रेशन हो रही है। जो हाइपोनेट्रीमिया था उसके अंदर क्या थी, आपके पास ओडीमा हो रहा था। इसमें सीरम लेवल ऑफ सोडियम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसमें ओडीमा भी बढ़ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाती है और कुशिंग डिजीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आते हैं पोटाशियम पे। पोटाशियम के फंक्शन सेम है आपके पास जो सोडियम के। डाइटरी रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए कितनी है, ठीक है। इसके पास आपको पता होनी चाहिए प्लाज्मा पोटाशियम लेवल कितना है। सब में ये चीज़ें आपने सारों की याद रखनी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन आपने याद रखना है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो पोटाशियम की एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास हाइपोकलीमिया, मतलब कि अगर आपकी पोटाशियम का लेवल कम हो जाए, ये कुशिंग डिजीज़ है। अब कुशिंग डिजीज़ जो है वो आपकी हाइपोकलीमिया में और हाइपरनेट्रीमिया में है, मतलब कि सोडियम का लेवल जब ज़्यादा होगा उसमें कुशिंग डिजीज़ होगी, और पोटाशियम का लेवल कम होगा तो उसमें कुशिंग डिजीज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
उसमें डायरिया और वॉमिटिंग की इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी, कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। हाइपरकलीमिया आपने याद रखना है, हाइपरकलीमिया मतलब पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो गया, पोटाशियम का लेवल ज़्यादा, सोडियम का लेवल कम हो तो ये कौन सी डिजीज़ होगी, ये आपके पास एडिसन डिजीज़ होगी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया वगैरह जैसी कंडीशन भी क्लियर करते हैं। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का आपने याद रखना है कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। डाइटरी फाइबर ये जो हमने देख लिया, उसके बाद प्लाज्मा क्लोरीन लेवल वगैरह हमने सारा डिस्कस कर लिया है। उसके बाद डिजीज स्टेजेस की हाइपोक्लोरीमिया, क्लोरीमिया मतलब कि क्लोरीन का लेवल कम, और हाइपर क्लोरीमिया जिसमें क्लोरीन का लेवल ज़्यादा। अगर हाइपर क्लोरीमिया और बिल्कुल आपका जो हाइपरनेट्रीमिया सेम है, मतलब कि सोडियम का लेवल ज़्यादा और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो, क्लोरीन का लेवल ज़्यादा हो, तो दोनों जो है कुशिंग डिसीज सिंड्रोम होगा। और एडिसन डिसीज सिंड्रोम में जो आपके पास सोडियम का लेवल भी कम और क्लोरीन का लेवल भी कम हो तो एडिसन डिजीज़ होगी, ठीक है। सल्फ़र का लेवल, सल्फ़र आपने याद रखना कौन कौन से कंपाउंड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये पैप्स हमने जो डिस्कस किया था वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपके पास जो है वो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ये सारी हमने देख ली थी, मिथ्योनिन वगैरह, एक्सक्रीशन हम देख ली थी, ऑक्सीडेशन इन दी लिवर हमने देख लिया था। आयरन आपने याद रखना है 3 से 5 मिलीग्राम है, ये सारे फंक्शंस आपने इसके याद रखने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस कर ली थी, इसकी एब्जॉर्प्शन याद रखनी है। फेरस फॉर्म में जो आयरन होता है ना, ये सोल्यूबल होता है और रेडिली एब्जॉर्ब होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। फैक्टर्स इफेक्टिंग जो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को, एसिडिटी जो इफेक्ट कर रही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इफेक्ट कर रहा है, और अमाइनो एसिड्स वगैरह जो हैं और फाइटेट्स वगैरह जो हैं ये इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास जो है वो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म सारा दिया हुआ है। इसमें आपके पास कह रहे हैं कि आपने आयरन ली फूड से, ठीक है, उसको HCl ने जो है उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड सिस्टीन है जो उसको फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है वो म्यूकोजल GIT में ले गए, वहाँ जाके इसने फेरो ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाना है। एपोफेरेटिन प्रेजेंट होगा, वो उसके साथ कंबाइन करेगा और फेरेटिन बना देगा। फेरेटिन ने फेरो रिडक्टेज की प्रेजेंस में दोबारा Fe2+ में कन्वर्ट हो जाना है। Fe2+ ने जो है दोबारा प्लाज्मा में चले जाना है। उसके बाद सेरोप्लाज्मिन या फेरो ऑक्सीडेज 2, यहाँ फेरो ऑक्सीडेज 1 था, यहाँ फेरो ऑक्सीडेज 2 है, उसकी प्रेजेंस में उसने दोबारा जो है Fe3+ में कन्वर्ट हो जाना है। एपो ट्रांसफरिन के साथ इसने बाइंड करना है। म्यूकोजल सेल में एपोफेरेटिन था और प्लाज्मा सेल में एपो ट्रांसफरिन है, उसके साथ बाइंड करेगा और ट्रांसफरिन बना देगा। ये स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। अब टिश्यूज़ में जाएगा, या तो ये फेरेटिन या हेमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और बोन मैरो में या मसल्स वगैरह में जाके जो है वो स्टोर हो जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। ये सारा पॉइंट वही है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके पास है जी आयरन 1 वे सब्सटेंस है, ठीक है। ये यूटिलाइज भी होता है और ये यूटिलाइज भी होता है, मतलब कि ये सिक्रीट नहीं होता, डिफरेंट मैकेनिज्म वगैरह के अंदर जो मेटाबॉलिक फंक्शन वगैरह के अंदर यूटिलाइज होता रहता है, ठीक है। उसके अलावा आयरन मेटाबॉलिज्म आपके पास जो ये सारा था ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास दिया हुआ कि किस तरह आयरन की फॉर्मेशन होती है, ट्रांसफरिन वगैरह आयरन फूड से आई, उसके बाद एफो ट्रांसफर प्लाज्मा ट्रांसफरिन की फॉर्म में जो है आयरन कुछ लॉस हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ जो है वो एरिथ्रोपोइटिन वगैरह की हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस वगैरह में रोल प्ले कर रही है, यूटिलाइज हो रही है। उसके बाद ये रीयूटिलाइज होगी। उसके अलावा स्टोर भी हो सकती है, मायोग्लोबिन वगैरह जो है वो भी एपो ट्रांसफरिन वगैरह की सिंथेसिस में रोल प्ले कर सकती है। उसके अलावा डिजीज़ वगैरह एनीमिया वगैरह के अंदर जो एनीमिया वगैरह कॉज होता है आयरन की कमी की वजह से, वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस वगैरह के अंदर होता है, या जो है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया वगैरह हो सकता है, कुछ प्रेग्नेंट वगैरह, ग्रोइंग चाइल्ड वगैरह, लैक्टेटिंग वूमेन वगैरह के अंदर हो सकता है। ट्रीटमेंट आपने फॉलिक एसिड और विटामिन C देंगे तो इससे हो जाएगा ट्रीट। हीमोसिड्रोसिस आपके पास जो है वो एक्सेसिव आयरन इन दी बॉडी, मतलब आयरन की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस की वजह से होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस, ये जो है इसमें क्या है कि आयरन जो आपकी डायरेक्टली डिपॉजिट हो रही है। और ब्रोंस डायबिटीज़ आपने याद रखना है। हीमोक्रोमेटोसिस को जो है ये कौन कॉज करता है, हीमोक्रोमेटोसिस आपकी ब्रोंस डायबिटीज़ कॉज करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आयरन की वजह से होती है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद आपके पास आता है कॉपर। कॉपर आपने याद रखना है, इसके फंक्शन ALA सिंथेज वगैरह इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उसकी सिंथेसिस में, और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉपर के, ये भूलने नहीं है, सारे याद करने हैं आपने, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है जी डाइटरी सोर्सेज, ये आपने सारे याद रखने हैं। एब्जॉर्प्शन में याद रखना है, ये प्रोटीन होती है कॉपर एब्जॉर्प्शन के अंदर, जो मेटालोथायोनी जो है ये आपकी कॉपर की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है वो प्लाज्मा कॉपर जो है 100 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रिक्वायर्ड होता है,
ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉपर की डिजीज़ हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आती है आपके पास मैंकीज डिजीज़। इसमें क्या इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो है ना कॉपर सही तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अनीमिया, प्लाज्मा और यूरिन के अंदर जो कॉपर का लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। और विल्सन डिजीज़ है, विल्सन डिजीज़ का आपने दूसरा नाम भी याद रखना है, हिपैटो लेंटिसेलुलर लेंटिक्यूलर आपके पास डिजनरेशन होती है, ठीक है। इसमें आपने पॉइंट्स याद रखने के हिपैटिक सिरोसिस और ब्रेन न्यूरोसिस हो जाता है, कॉपर लेवल और सीरोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाता है प्लाज्मा के अंदर, रिनल डैमेज हो जाता है। उसके अलावा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो है बहुत हाई हो जाती है। प्रॉबेबली कॉजेज़ आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये कि सीरोप्लाज्मिन का लेवल जो है वो बहुत कम मतलब सीरोप्लाज्मिन या तो कम हो रही है या उसकी इंटेक कम हो रही है, ये सारे पॉइंट याद रखने। इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना कैसे फ्लैशर रिंग्स वगैरह की फॉर्मेशन, येलोइश ब्राउन रिंग इन आई, कोई पॉइंट आपका लिपिन कॉर्ड में शायद है ये कैसे फ्लैशर रिंग येलो ब्राउन रिंग होते हैं आई के अंदर जिनकी फॉर्मेशन होती है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद आपके पास जो है ये एटीपीएस एक्टिविटी की वजह से होता है कि कॉपर बाइंडिंग एटीपीएस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विल्सन डिजीज़ के लिए। अगर आप पेनिसिलामीन देंगे तो इससे जो है विल्सन डिजीज़ क्योर हो जाएगी। आयोडीन के आपने ये पॉइंट्स याद रखने, आयोडीन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी बस आपको याद होना चाहिए कि ग्वाइटर और ग्वाइटर वगैरह की फॉर्मेशन होती है। ये सारे पॉइंट्स हमने जो है वो इसके डिस्कस कर लिए थे। लिपिड पर ऑक्सीडेशन में मैंगनीज़ का रोल है, ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। जिंक वगैरह का पोस्ट्रेट ग्लैंड में रिच होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जिंक होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंक का एक ये है कि गस्ट एंड प्रोटीन में हमने पहले भी देख लिया था, टेस्ट सेंसेशन में इसका रोल है, इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के अंदर भी जिंक का रोल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा डिजीज़ आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपने इसका याद रखना है, ठीक है। ये है एक्टिनोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका। इसमें क्या होता है कि जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, जिंक की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा मेलाबोडियम, ये इसमें आपने बस ये याद रखना है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट है, ठीक है। उसके अलावा कोबाल्ट है, कोबाल्ट में आपने याद रखना है कि पॉलीसाइथीमिया कॉज करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा फ्लोरीन का आपने याद रखना है, टिश्यूज़ में इसका बड़ा रोल, जो टीथ वगैरह है उसमें बड़ा रोल है। फ्लोरोसिस कब होगी कि फ्लोरीन सही तरीके से ना तो बोन्स जो आपके टिश्यूज में वीक हो जाएंगे, बोन्स वगैरह वीक हो जाएंगी, हाइपर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा गेमोवेल्गम का आपको पता होना चाहिए कि अगर एक एडवांस फ्लोरोसिस को आप जो है जेनु वेलकम कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखें। अब आते हैं सिलीनियम की तरफ। सिलीनियम जो है ये आपने याद रखें ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज विटामिन ई के अंदर जो सिलीनियम है इसका रोल होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलीनियम के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे, सिलेनोसिस्टीन वगैरह की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये सारे आपने याद रखने हैं। अब रिक्वायरमेंट्स 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपकी रिक्वायरमेंट है। कैशन डिजीज़ आपने याद रखनी है कि अगर इसका एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन ना परफॉर्म हो रहा उससे जो कैशन डिजीज़ हो जाती है। टॉक्सिसिटी अगर इसकी सिलीनियम बहुत ज़्यादा हो गया उसकी वजह से क्या होगा, डाइमिथाइल सेलिनाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से गार्लिक ऑर्डर आपकी आएगी, ब्रेथ वगैरह के सांस लेते हुए गार्लिक ऑर्डर आएगी, ठीक है। हेयर लॉस भी होता है। क्रोमियम आपने याद रखने कि क्रोमोमॉडुलिन की फॉर्मेशन में बहुत रोल है इसका, ठीक है। एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को ज़्यादा करता है। उसके अलावा और इसमें कुछ याद करने की चीज़ नहीं है। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।